तो ध्यान से देखिएगा, कक्षा 12 एनसीईआरटी पैटर्न पे है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसका हम बताएंगे आज आपको, विषय रसायन विज्ञान है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन है, ठीक है, 12th पीसीएम एप्लीकेशन है, उसमें हम सॉल्व क्वेश्चन अभी अति लघुत्तरी करा रहे हैं। तो ये इसका भाग नंबर 7 है। इसके पहले 6 पार्ट की वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में जो पार्ट 6 है उसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 23 के आगे कराना प्रारंभ करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है ये समझ लेते हैं पहले। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें पूछा जा रहा है कि साबुनीकरण पर टिप्पणी कीजिए। क्या कीजिए? टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम साबुनीकरण पर टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी करने का मतलब किसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, जब वसाओं बोल सकते हैं तेल को, ठीक है, तेल वगैरह होता है ना, जब वसाओं तेलों को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? ग्लिसरीन तो होता ही है, उसके साथ साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम के लवण भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब प्राप्त होते हैं इन लवण को साबुन कहते हैं, ठीक है। जो ग्लिसरीन हमको मिलता है गर्म करने के बाद, तो उसके साथ कुछ सोडियम, ठीक है, कुछ वसीय अम्ल होते हैं, जो अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन, ठीक है। तथा साबुन बनाने की इस प्रक्रिया, इस विधि को साबुनीकरण कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, पूरा प्रक्रिया है, उसे ही क्या कहेंगे? साबुनीकरण कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त का मतलब कम, मतलब कि थोड़ा सा, ठीक है, टिप्पणी कीजिए, तो थोड़ा सा बताना था। तो साबुनीकरण के हमने बेसिक चीजों को क्लियर कर दिया है और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है, हम नहीं कहते हैं कि 3 नंबर में ही आना चाहिए, 2 नंबर में भी आएगा तो ये नंबर आपको दे करके ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, आइए हम उसको समझ लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या, कि निम्नलिखित को उपयुक्त उदाहरण एवं रासायनिक क्रियाएं देते हुए समझाइए। किसको समझाना है? बहुलकीकरण को समझाना है और संघनन को समझाना है, ठीक है ना। तो ये हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं। अगर जिस बच्चों को नहीं समझ में आया है तो हम एक बार इसको फिर से समझाएंगे कि आइए बहुलकीकरण क्या होता है और संघनन क्या होता है, इनको जरा खोल के देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए पहले तो हम खोलेंगे बहुलकीकरण को। किसको खोलेंगे? बहुलकीकरण को खोलेंगे। तो आइए जरा बहुलकीकरण को हम खोलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि उच्च अणुभार वाले यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं का मतलब एकलक इकाइयों के परस्पर संयोग मतलब मिलने से बनते हैं, बहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। तथा यह घटना बहुलकीकरण कहलाती है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक ऐसा है कि हर बच्चे को समझ में आ गया होगा आप तो, कि क्या होता है। अगर हम आपको बेसिकली छोटा सा आपके चारों तरफ एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखते होंगे तो लेकर चलते हैं थोड़ा सा। जैसे बात करें, अगर छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर जब मिलाते हैं तो एक बहुलक बनता है, बहुत बड़ा चीज बनता है। तो जैसे अगर ले लिया जाए, हाँ, जैसे कि ईंट पर ईंट लिया जाए, समझ में आ रही बात। अगर ईंट से ईंट जोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या होता है? जुड़ते जुड़ते एक बहुलक मतलब बहुत बड़ा दीवार बना लेता है। दीवार बना लेता है, क्या बनाना पड़ता है, अपने से थोड़ी बन जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब उसको जोड़ते हैं, एक एक छोटे छोटे ईंटें मिलकर एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं। तो कितना ईंटा मिला होगा? बहुत सारे ईंटें मिले होंगे तब एक दीवार बना है।
उसको क्या कहेंगे, बहुत सारे ईंटें जुड़े हैं तो उसको बहुईंट तो कहेंगे नहीं। यहाँ पे एकलक मतलब एक लक का मतलब कि एक, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे मिलेंगे अणु तो वो बनेंगे परस्पर, जब जुड़ते जुड़ते जब बनते हैं तो उसे बहुलक कहलाते हैं, जो बन जाएंगे उसे बहुलक कहेंगे। तो यही घटना बहुलकीकरण कहलाती है। जैसे आपको मैंने ये एग्जांपल लेकर समझा दिया, तो वैसे ही आप केमिस्ट्री पढ़े तो अणुओं को लेकर समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए हम बात करेंगे इसके उदाहरण से, तब आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। तो आइए जरा इसके उदाहरण पे लेकर चलते हैं हम आपको। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल को जरा खोलते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण, ठीक है। तो इसके उदाहरण की बात करें तो अगर हम क्या ले लेते हैं, एथिलीन लेते हैं। बहुत ही सुटेबल और सिंपल एग्जाम्पल है, ताकि आपको ज्यादा पापड़ ना बेलना पड़े और बहुत ही कठिन ना लगे। तो हम आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे एथिलीन ले लेते हैं CH2, ठीक है, और क्या है CH2, ये हो गया CH2, ठीक है। ऐसे बहुत से अणु मिलेंगे। बहुत से अणु का मतलब कि हम यहाँ पे यन लगा देते हैं, पॉली हो गया, बहुत सारे एथिलीन मिल गए अब आपके। तो ये जो प्रोसेस है, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, जब इसका ये बॉन्ड टूटेगा, किसका बॉन्ड, इस CH2 का बॉन्ड टूटेगा ये वाला, तो ये हो जाएगा CH2, एक बॉन्ड इधर हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर हो जाएगा, समझिएगा। और इसका इस CH2 का एक बॉन्ड टूटेगा तो ये भी इधर मिलेगा, इसी में मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 और एक को बचेगा इधर, ये इधर जुड़ना चाहेगा दूसरे अणु से। तो ऐसे ही बहुत सारे CH2 आपस में जुड़ते एक बहुत ही विशाल अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम बहुलक कहेंगे। ठीक है, तो यहां कितने अणु मिले हुए हैं, एथिलीन के, एथिलीन के कितने मिले हुए हैं, एथिलीन कितने अणु, यन मतलब पॉली मतलब बहुत से अणु, और ऐसे इसको कर देंगे, यहां पे भी यन लगा देंगे क्योंकि यह बहुलक हो रहा, बहुलक बन गया एक तरह का। तो ये एथिलीन से, एथिलीन के बहुत सारे एकलक यानी बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिले हैं, तो हमारा बना है पॉलीथीन, इसी को कहेंगे पॉलीथीन। तो आइए इसका नाम लिख देते हैं पॉलीथीन। ठीक है, तो एथिलीन से आपका पॉलीथीन मिल गया। और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसी को हम कहेंगे बहुलकीकरण, बहुलकीकरण। एक चीज और समझ सकते हैं आप कि इसको बहुलकन भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा होता है बहुलकन, तो आप उसको देख के डाउट मत होइएगा, बहुलकीकरण और बहुलकन एक ही चीज होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे इसमें संघनन की। ठीक है, तो संघनन बहुलक क्या होता है ये समझिए। संघनन होता है आपका ऐसे बहुलक, कैसे बहुलक, ऐसे बहुलक जो एकलक इकाइयों के बार बार संयुक्त होने पर HCl या NH3 H2O जैसे छोटे छोटे अणुओं को अलग करते हैं। ठीक है, संघनन बहुलक कहलाते हैं। तो ये संघनन बहुलक होता है। और इसकी एग्जांपल की बात करें हम तो एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टरथैलिक अम्ल का संघनन, ये उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर से, बहुलक नामक चैप्टर से, अगर आपको किसी भी टॉपिक को एकदम बेसिक लेवल से, बेसिक तरीके से समझना है तो उसको हमने पढ़ा दिया है। उसका वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको हर टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर जो बच्चा नहीं देखा है या जो लोग नहीं देखे हैं, उनसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो बहुलक वाला चैप्टर एक बार देख लें, ताकि उनका बहुत एक दिन टाइम निकाल के अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, तो वो टॉपिक आपका बहुलक नाम का एकदम टोटल अच्छे तरीके से और बेसिक तरीके से तैयार हो जाएगा। उससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तब। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन है तो हम इसको ऐसे समझा सकते हैं। अगर आपको और बेसिक समझना है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइए हम उसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है कि थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक को एक एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो पूछा क्या है, ध्यान देखिएगा, थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक को। ठीक, चलिए तो पहले हम देखेंगे थर्मोप्लास्टिक, किसको देखेंगे, सॉरी थर्मोसेटिंग को, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को देखेंगे, इसको देखेंगे पहले, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है, वे प्लास्टिक जो, यानी वे प्लास्टिक जिसे
एक बार सांचे में ढालने के बाद, वह ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम एक बार सांचे में ढाल देते हैं, पुनः गर्म करके तन्य नहीं बनाया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। तो कहने का मतलब ये वह प्लास्टिक होता है जिसे हम एक बार सांचे में ढाल देते हैं तो उसे पुनः गर्म करके, ठीक है, उसे पुनः गर्म करके तन्य नहीं बना सकते। मतलब तन्य का मतलब तनने वाला जो गुण होता है, तनाव, उसमें नहीं आ सकता, ठीक है, तन्य नहीं बनाया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। जैसे अगर बात किया जाए तो उदाहरण में देख सकते हैं आप लोग, बेकेलाइट, यूरिया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड और क्या है, मेलामीन आदि, ये किसकी एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अब आइए हम समझेंगे थर्मोप्लास्टिक, ओनली थर्मोप्लास्टिक, दूसरा जो है तो ये भी थर्मोसेटिंग लिख देते, तो ये क्या, थर्मोप्लास्टिक। ये क्या होते हैं समझिएगा, वे प्लास्टिक, ठीक है, वे प्लास्टिक जो बार बार गर्म करने पर पिघल जाती है तथा विभिन्न सांचों में भरकर मनचाही आकृति में ढाली जा सकती है, थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। तो आइए हम इसको एक बार अपने भाषा में इसको क्लियर करते हैं। तो कहने का मतलब ऊ प्लास्टिक, भोजपुरी में तो बोलेंगे नहीं हम, ठीक है, अपने भाषा में बोलेंगे तो भोजपुरी तो बोलेंगे नहीं, बट इतना समझिए कि यह वह एक ऐसी प्रकार की प्लास्टिक होती है जिसे हम गर्म करके, जैसे गर्म करते तो पिघल जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जो आप लोग मार्केट से लाते होंगे प्लास्टिक वगैरह, उसको अगर आप लोग गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाता है। पिघल जाता है कि नहीं, पिघल जाता है ना, तो पिघल जाता है। और उसको क्या करते हैं, तथा विभिन्न सांचों में भरकर, जैसे उसको जिस पिघलाकर जिस सांचे में भर दे मन चाहिए, ठीक है, जिस भरकर मनचाही सांचों की आकृति में ढाली जा सकती है। तो अगर आप चाहें तो कोई प्लास्टिक है उसे गलाकर अगर आप उसको लंबा खींच दे तो लंबा हो जाएगा, अगर उसको किसी ग्लास के सांचे में भर दे तो ग्लास के साइज का हो जाएगा। मतलब ये अगर उसको गला के उसको गोली टाइप का बना दे तो गोल हो जाएगा। तो जिस टाइप का उसको सांचा देंगे वो उस सांचे में ढल जाएगा, ठीक है। तो ये एक होता है थर्मोप्लास्टिक की बातें, तो इसे कहेंगे हम थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आपको पॉलीथीन, जो आप मार्केट से लेकर आते हैं सामान वगैरह उसमें, ठीक है। और क्या है, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, पीवीसी कहते हैं इसको, ठीक है, पॉलीथीन वाइलिन क्लोराइड। और होता है पॉलीस्टाइरीन और आदि। आदि का मतलब खाने वाला आदि नहीं, इत्यादि और भी होते होंगे प्लास्टिक, तो हम आपको बेसिकली 3 ठो बता दिए, ठीक है। अब ये आदि बोल दी तो आदि का मतलब वो मत समझ जाइए कि जो प्लास्टिक में आदि वदि लेकर आते हैं मार्केट से, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पॉलीथीन वो प्लास्टिक की बात करें जिसमें आप सामान लेकर आते हो मार्केट से, ठीक है। और पीवीसी, पॉलीथीन वाइलिन क्लोराइड होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है, और भी सारे प्लास्टिक होते हैं, और भी होते हैं ऐसे थर्मोप्लास्टिक जो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इसमें देखिए, सीमांत में और नमन तथा विलयन के अणुभार में क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं कि इसमें बोला जा रहा है सीमांत में, ठीक है, सीमांत में और नमन तथा विलयन के अणुभार में क्या संबंध है। तो ये आप बहुत ही सिंपल है और इसको आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने बुक से देख के कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा क्या जा रहा है, आइए हम उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है 27 में कि परासरण दाब की परिभाषा दीजिए। अब इनको क्या देना है, परिभाषा देना है, तथा उदाहरण द्वारा समझाइए। अब इनको उदाहरण भी देना है, ठीक है। चलिए तो हम इसको बताते हैं, समझ में आ जाएगा तो ठीक है। वैसे समझ में तो आना चाहिए, अगर आप समझने के लिए बैठे हैं तो समझ में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, परासरण दाब हमने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया है और ये समझ में आया होगा। अगर जो बच्चे नहीं थे उस टाइम नहीं समझे हैं तो ये यहां पर भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो हम परासरण दाब का हेडिंग डालेंगे अच्छे से और लिखेंगे क्या, जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयनों के किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करते हैं, अलग करके रखा जाए। किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके रखा जाए तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं। विलायक के अणु जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है। इस दाब को परासरण दाब कहते हैं। जो दाब लगता है उसी को कहते हैं परासरण दाब, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वायुमंडल होता है। तो ये आपके लिए सुपरहिट से
डुपर हिट है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका पराशर दाब का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको समझाते हैं हम आपको, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है क्या, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, क्या NaCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, पता है ना, जिसको नहीं पता है वो जान जाए, NaCl होता है। ठीक है, 200 मिली विलयन में घुला है, किसमें घुला है, 200 मिली विलयन में। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, क्या ज्ञात करना है, मोलरता। तो ध्यान दीजिएगा, मोलरता आपको ज्ञात करना है तो आपका Na का मान दिया गया है, Na का मान दिया है 23, ठीक है, Na मतलब सोडियम का दिया गया है 23, और क्लोराइड Cl है, क्लोराइड का मान दिया है 35.5। तो इसका यूज पड़ेगा, इसलिए ये इसका वैल्यू दे दिया है, तो आप इससे इसका अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी मोलरता बराबर क्या होता है, मात्रा बटे अणुभार होता है, तो इसका अणुभार निकालेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। मोलरता का क्वेश्चन हमने बहुत सारा बता दिया है, तो इसको आप हल कर लीजिएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ये आप फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि विलयन चैप्टर से है। ठीक है, और आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आप नॉर्मलता, मोलरता का क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं तो आप इस चैप्टर से पढ़े ही क्या। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल कुछ होता ही नहीं है। तो आप नॉर्मलता, मोलरता और मोलता का क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको तो ठीक है, नहीं आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसको भी हल करके बता देंगे आपको। ठीक है, तो पहले इसको ट्राई जरूर करिएगा, और जिसका क्वेश्चन हल हो जाएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकता है। ठीक है, तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे हैं जो तैयारी पे लगे हुए हैं और कितने बच्चे हैं जो खाली चैटिंग पे लगे हुए हैं। तो चैटिंग नहीं, सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, अब टाइम आपके पास बहुत कम है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा हल करने के बाद, तो जो बच्चा चाहे उसका आंसर मिला सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर आएगा 0.4, ये आएगा आंसर। और इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, तो ये जगह मोल प्रति लीटर, इतना उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, जिसका आ जाएगा उसका क्वेश्चन सही होगा, और जिसका नहीं आएगा तो वो फिर से प्रैक्टिस करेगा। शायद उसका एक बार में गलत होता है तो दोबारा सही हो सकता है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो हर बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो आराम से करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो बस करते सब है। ठीक है, पहुंचना सबको है, कोई देरी से पहुंचेगा, कोई जल्दी पहुंचेगा, लेकिन पहुंचना सबको यही है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।